हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 2010 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 2009 का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। आई होप आपको 2009 का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से समझ में आया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2010 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले। ये हमारा वीडियो लेक्चर 2 है। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। 2010 में पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु वाज द फादर फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब कि वैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1951-52 मतलब 1951-1952 के आसपास में जब जनरल इलेक्शन हमारे भारत में होता है तो कांग्रेस पार्टी पावर में आती है और बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 डिकेड्स तक, 3 डिकेड लगभग बोल सकते हैं आप 3 डिकेट्स मतलब 30 साल तक पावर में रहती है कांग्रेस पार्टी। उनके बाद जो अप्रॉक्स मैंने बोला है 29-30 ऐसे करके समथिंग रहता है। तो उनके बाद जो एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है जो सबसे पहले नॉन कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते हुए प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन हमारा ये है अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। तो इनका हमारा सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी से क्या बने थे? विदाउट कांग्रेस मतलब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये हमारे मोरारजी देसाई जी का फोटो है। तो वही मैंने बताया था 1952 से 1977, हाँ अप्रॉक्स इतने साल के बाद हमारा नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आया था पावर में। ओके, तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि विच मिलिट्री अलायंस वाज एसोसिएटेड विद द सोवियत यूनियन। कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? नाटो, सीटो, वार्सो पैक्ट, सेंटो। वार्सो पैक्ट हमारा सोवियत संघ से संगठित था। ये पिछले साल भी 2009 में भी क्वेश्चन आया था, तो आप याद रखेंगे इसको। आपको होमवर्क में, गूगल होमवर्क आपका ये है कि आपको डेट बताना है। गूगल होमवर्क है कि आपको डेट बताना है कि वार्सो पैक्ट कब साइन हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी। किस विचारधारा से भूमंडलीयकरण संबंधित है? समाजवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, साम्यवाद। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लिबरलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं उदारवाद। ठीक है, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? तो भूमंडलीकरण संबंधित है उदारवाद विचारधारा से। ये पिछले साल ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किसने कहा था भारत विविधताओं में एकता का देश है? सबको पता है इसका आंसर, क्लास 6 वाले बुक में भी है, एनसीईआरटी वाले बुक में और हायर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या फिर कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं, अमर्त्य सेन नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्गीस कुरियन, अमृत सेन किसी दूसरी चीज के थे। एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एम एस स्वामीनाथन जी का फोटो है। याद रखिएगा, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें आप लोगों को पता है जो सीबीएसई स्टेट से सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा क्लास 9th में जो इकोनॉमिक्स का बुक है, इकोनॉमिक्स का बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, पालमपुर वाला स्टोरी है, उनमें आपको मिलेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हालांकि डिटेल में नहीं है बट शॉर्ट में है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है? इसे एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इनका उत्तर हमारा हो जाएगा 1945। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है 1945 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 7, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? देखिए, अभी बेसिकली क्या है कि नया सचिव आया है। ठीक है, अभी हम लोग 2025 में वीडियो लेक्चर बना रहे हैं और आज अप्रोक्स आपको 27th ऑफ दिसंबर है 2025। तो अभी के समय में क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के जनरल थे, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन का, वे अलग हैं। ठीक है, और करंटली ऑप्शन के हिसाब से मनमोहन सिंह, बान की मून और
बराक ओबामा और माधव नेपाल। देखिए बेसिकली क्या है कि 2010 के हिसाब से 4 ऑप्शन दिया गया था। हम लोग 2010 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से। तो 2010 के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से उस समय में बान की मून थे, ठीक है? और अभी जो है अलग हैं, तो उन्हीं का मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है। तो आपको होमवर्क में आपका है कि आपको इसका क्या करना है, नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन की भारत के सॉरी भारत नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। गूगल पे ऐसा आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा और इन्हीं का फोटो दिखेगा। तो आपको होमवर्क करना है, ठीक है? आपका करंट अफेयर्स भी बेटर हो जाएगा इनसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदर लाल भगुना वाज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। आपको पता है ये 2009 में भी क्वेश्चन बैंक में आया था हमारा कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि बताइए कि चिपको मूवमेंट से कौन सा रिलेटेड है, तो इन्हीं का नाम था सुंदरबन भगोना। और इस बार उल्टा करके दे दिया कि बताइए सुंदरलाल भगोना किस आंदोलन के संबंधित है। वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हो, चिपको आंदोलन होगा इसका हमारा सही उत्तर, ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन है, एल टी टी ई वाज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री। देखिए एल टी टी ई का जो है फुल फॉर्म ये होता है हमारा, एक मिनट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल। आप क्लास 10th में 10वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर पढ़े होंगे, पावर शेयरिंग, ठीक है? पावर शेयरिंग, उनमें आपको दो स्टोरी था, एक श्रीलंका का कहानी था, एक था हमारा किसका, बेल्जियम का। तो बेसिकली श्रीलंका में जो मूवमेंट चल रहा था ना, तो उन्हीं मूवमेंट से रिलेटेड है लिबरेशन ऑफ द टाइगर्स ऑफ तामिल एलाम, ठीक है? यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में डेवलप हुआ था। तो उसी समय का या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि एल टी टी ई वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री। एल टी टी ई एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का नहीं, भारत का तो नहीं होगा, रूस का नहीं होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा, श्रीलंका का होगा, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन 1971 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान। हम सबको पता है कि 1971 में भारत ने अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था, पोखरन, बीकानेर, मिर्जापुर, त्रिवेंद्रम नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा पोखरण। मतलब कि भारत ने सबसे पहला जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1971 में, कहाँ पे, पोखरण में। यहाँ से कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ बेसिक्स नहीं बताऊंगा, आपको पता करना है, सारा कुछ मुझे नहीं करना है, आपको भी करना है, ठीक है? आपको भी कुछ गूगल होमवर्क है, आप भी सर्च करेंगे, आप भी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मेरा मोटिव बस ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दूं, बेसिकली ये है मेरा मोटिव कि आपको उनका बेसिक्स पता हो। देखिए 1971 में जो हमारे सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर टेस्ट हमारे पोखरण वाले एरिया में किया जाता है, तो उनका कुछ कोड नेम होता है, ठीक है? कोड नेम, तो उसका आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि आप 12th क्लास में पढ़े हैं उनके बारे में कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरवाया जाता है, एटॉमिक बम, एक का नाम होता है फैट मैन, एक का नाम होता है लिटिल बॉय। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में जो ये हमारा हो गया वही वाला, जापान पे जो गिराया था, ठीक है, 1945 के आसपास में, वही अमेरिका के द्वारा। तो हमारे कंट्री में जो 1970 1971 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उनका भी कुछ कोड नेम था, आपको कोड नेम बताना है। अच्छा, कोड नेम का मैं बेसिक्स बता देता हूँ यहाँ पे, बुद्धा जी के नाम से, ठीक है? बुद्धा, ठीक है? आपको अब गूगल करना है, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द 1971 न्यूक्लियर बम इन इंडिया। तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा, फिर और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहला होमवर्क ये हमारा, आपको कोड नेम बताना है। दूसरा आपको पता करना है इनके बारे में क्या, कि 1971 के बीच में जो इलेक्शन हो रहा था, सॉरी इलेक्शन नहीं, 1971 के टाइम में जो हमारे कंट्री में मूवमेंट नहीं, 1971 के बीच में जो समय में जो हमारे कंट्री में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन थे, ठीक है? आपको बताना है कि हु इज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1971। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से, किस क्वेश्चन से, ये हमारे भारत में 1971 में पोखरण में न्यूक्लियर वेपन परमाणु परीक्षण किया गया था। इनसे आपको दो होमवर्क मिला, आपको बिल्कुल पता करना है, आपको पता होना चाहिए इनका कि उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। दूसरा, वो जो न्यूक्लियर वेपन था उसका कोड नेम क्या था, ठीक है? कोड नेम क्या था। आई होप बेसिक्स आपको समझ में आ रहा है, आप एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ते जाइए। और ये उसी जहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उनका इमेज है, ठीक है? पोखरण वाले एरिया में, राजस्थान में है पोखरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर डिड द गोवा बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था?
तो इनका आंसर हमारा हो जाएगा 1987, 1987। बहुत चौंकाने वाला बात है कि 1947 में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और आजाद होने के बहुत दिन तक, मतलब 1987 के आसपास तक, 86 के आसपास तक, गोवा हमारे इंडिया का पार्ट था ही नहीं। उसमें जो है दूसरे यूरोपियन पावर, मतलब कि यूरोप के कोई दूसरे कंट्री क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। आपको बताना उस कंट्री के नाम, बताओ तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, तो 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द नाटो एस्टैब्लिश, कि नाटो किस वर्ष की, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका उत्तर हमारा 1949, 1949। और पता होना चाहिए आपको कि नाटो यूएसए का पार्ट है, सॉरी हाँ, यूएसए का पार्ट है या यूएसएसआर का पार्ट है, आपको बताना है ये, कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन, नाटो संगठन यूएसए का पार्ट है या यूएसएसआर का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है या फिर रशिया वाला पार्ट था उस समय में, 1945 के आसपास, 1945 के आसपास में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। द प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी, नॉन ऑफ दिस। योजना आयोग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, उनका जो नाम बदल करके रखा जाता है, वो हमारा कौन सा बॉडी है, कौन सा अंग है, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। देखिए यहाँ पे दो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं आपको इसका बेसिक्स बताता हूँ। वे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था 1947 से वही 1950 के आसपास में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर में जो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे संविधान में अंकित किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे हम, तो ये सभी हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा। ये सभी हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। मतलब ऐसा बॉडी जो संविधान बनते समय उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट उनमें उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया था। और वे सभी बॉडी जो संविधान बनने के बाद कुछ कुछ नया आया है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक बॉडी। तो ये जो अगर बात बोलेंगे हम नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, वो हमारा हो जाएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा हाँ ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई होप हम समझा पा रहे हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसा बॉडी जो भारत के संविधान में पहले से है, जब जिस समय में संविधान बन रहा था उसी समय में उसमें मेंशन किया गया था। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब गैर संवैधानिक निकाय वैसे बॉडी होते हैं जो संविधान के बनने के बाद आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 14, मतलब प्रश्न संख्या 14। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट। देखिए अब कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1969, ठीक है, 1969। 1969 में कांग्रेस क्या होता है, टूट जाता है दो पार्ट में। और ये आप याद रखिएगा, ये हमारा 2018 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया बिहार बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस से, कि बताइए कि कांग्रेस जो है 1969 में दो हिस्सों में बंटता है, वो हिस्सों का नाम बताइए। तो आपको पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि एक हमारा बना था कांग्रेस आर और दूसरा हमारा बना था कांग्रेस ओ। तो याद रखिएगा 1969 में, 1969 में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में मेन कांग्रेस टूट गया था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इंप्लीमेंट। बिल्कुल पता है, जो बच्चा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मेरा फॉलो कर रहा है उनको बिल्कुल पता होगा। 2005 में, मतलब सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2005 में। आगे बढ़ते हैं। Who was the first elected president of Russia after the disintegration of the Soviet Union? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो ब्रेजनेव, येल्तनिस, स्टालिन, गोर्बाचेव। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ये येल्स्टीन जी का फोटो है, जो हमारे सोवियत यूनियन मतलब कि यूएसएसआर जब टूटता है कोल्ड वॉर के बाद 1945 से 1945 से लेकर के 1991 के आसपास में क्या होता है कि पूरा शीत युद्ध चलता है, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दिसंबर के आसपास में टूटता है। तो जो पूरा यूएसएसआर जो टूटता है तो उनका सबसे बड़ा स्टेट बनता है हमारा कौन चीज, रसिया। हाँ रसिया, उसके साथ और भी स्टेट होता है, 18-19 अलग अलग कंट्री उसमें टूटता है। तो सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा रशिया, उनके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट ही है ना, हाँ प्रेसिडेंट कौन थे रशिया के, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद, मतलब कि टूटने के बाद, विभाजन के बाद, तो उनका नाम होगा येल्स्टीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन, कि कौन सा कंट्री आसियान का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कि इंडिया नहीं बल्कि एक मिनट
ये हमारा, अच्छा एक मिनट रुक जाइए आप। ये हमारा हो जाएगा यूरोप। मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स। ये हमारा हो जाएगा एशिया, ये हमारा अफ्रीका, और इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वगैरह का कुछ काम नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा इंडिया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ वाला पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन, नॉर्थ साउथ, वेट अ सेकंड, हाँ, वेस्ट और ईस्ट। तो बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट वाले एरिया में जो भी कंट्रीज वगैरह हैं, उन सभी कंट्री ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको एशियान बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, ASEAN, इसका जो है फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनके अंदर में कौन कौन सा कंट्री है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, दरअसलम, ठीक है, ब्रुनेई दरअसलम उसको बोलते हैं, ठीक है, ये सभी कंट्री हो जाएंगे। तो अब इनका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। तो जो भी इन सभी में, इंडोनेशिया मेंबर है, फिलीपींस मेंबर है, सिंगापुर मेंबर है, लेकिन श्रीलंका हमारा एशियन कंट्री का मेंबर नहीं है। आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी सबको पता, लियाकत अली बिल्कुल नहीं होगा, एस एन बनर्जी नहीं, जीके गोखले नहीं। अच्छा, जीके गोखले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही है जो हमारे महात्मा गांधी जी को 1950 के आसपास में लेटर लिखते हैं। साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी जी, और बोलते हैं कि आप जो है हमारे इंडिया में आइए, यहाँ पे भी मूवमेंट वगैरह जो है, प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है इंडियन लोगों के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले इनका फुल फॉर्म होगा, मतलब जीके गोखले जी का नाम। खैर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, आ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए उस पर ऑप्शन देख करके थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं हम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर का नाम क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम। आपको बिल्कुल पता है, 2009 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि बताइए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि INC कब बना था? तो 1885, 1885 के समथिंग में ऐसे करके बना था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, द 10 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय। 10 सूत्री, याद रखिएगा, 10 सूत्री कार्यक्रम एक प्रोग्राम है जो हमारे इंदिरा गांधी जी ने लाई थी अपने समय में। तो 5 सूत्री और 10 सूत्री ऐसे करके कुछ और भी क्वेश्चन आता है इस सूत्री पे, याद रखिएगा। तो दोनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी होगा। लेकिन आई थिंक 20 सूत्री की 5 सूत्री है, बट 10 सूत्री पे क्वेश्चन आएगा तो इंदिरा गांधी लगाएगा। उनका भी हो सकता है, शायद मैं कंफ्यूज हूं, मैं भूल रहा हूँ अभी, 5 सूत्री से आता है क्वेश्चन या फिर 20 सूत्री आता है। पूछा जाता है कि बताइए 5 सूत्री या फिर 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उनका भी आंसर हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? 1975 में जब आपातकाल लगा था, मतलब इमरजेंसी लगा था, तो उस समय में राष्ट्रपति कौन थे हमारे? देखिए, ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल नहीं, ज्ञानी जेल सिंह नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ दीज। देखिए, ऑप्शन में उनका आंसर नाम दिया ही नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनल नाम क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन अली अहमद जी का फोटो है, देखिए। ये जो है पावर में आए थे 24 अगस्त 1974 से, और कब तक थे? 11 फरवरी 1977 तक पावर में थे, मतलब हमारे भारत के समय में प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। या फिर अगर इन सभी ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद रहता तो हमारा ऑप्शन क्या होता? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय में राष्ट्रपति थे। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच इवेंट टुक प्लेस ऑन 6 ऑफ दिसंबर 1992? कि 6 दिसंबर 1992 के निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये बाबरी मस्जिद वाला पिक्चर है, बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन, ठीक है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोल्ड वार नॉट करेक्ट? मतलब कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही बिल्कुल नहीं है? तो पहला है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, निशस्त्रीकरण की ओर, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। तो इनका आंसर हमारा हो जाएगा डी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। बिल्कुल, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, द यूएसए एंड यूएसएसआर फाउट अ डायरेक्ट वॉर। तो आपको बिल्कुल पता है कि कोल्ड वॉर के समय में, शीत युद्ध के समय में सीधा सीधी लड़ाई नहीं हुआ था, मतलब डायरेक्टली लड़ाई नहीं हुआ था, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध, मतलब ठंडा होकर के रह गया। जैसे जैसे चाय गर्म है तो गर्म होकर के बिना पिए हुए छोड़ दिया तो बेचारा ठंडा हो गया चाय, तो उसी तरह से वॉर जैसा सिचुएशन था, झगड़ा होने वाला सिचुएशन था,
बट हुआ क्या कि झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, यूएसए एंड यूएसएसआर फाउट अ डायरेक्ट वॉर, बिल्कुल ये यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली लड़ाई नहीं किया था, इसीलिए इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 23, इन इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज, भारत अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी को, कैपिटलिस्ट को, मिक्स इकोनॉमी को, नॉन ऑफ दीज, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको मैंने 2009 वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि तीन तरह का, दो तरह का क्या होता है कि इकोनॉमी होता है, एक होता है हमारा कैपिटलिस्ट, एक होता है हमारा सोशलिस्ट, और ना तो हमारा कैपिटलिस्ट इंडिया ना तो सोशलिस्ट है, दोनों को मिला करके एक है हमारा मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वही बोला जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत कौन सा अर्थव्यवस्था फॉलो करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल का 2009 का। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेंटेनिंग आर्मी नॉट ज्वाइनिंग, हाँ ऑप्शन में भी, मतलब कि बताइए, ऑप्शन में भी नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप इन द वर्ल्ड, मतलब कि किसी भी ग्रुप को, ना तो हम यूएसए वाला ब्लॉक ज्वाइन करेंगे ना तो हम यूएसएसआर वाला ब्लॉक ज्वाइन करेंगे। तो यही इसका मतलब क्या चीज, नॉन एलिमेंट मूवमेंट का। आपको मैंने बताया था 2009 वाले में कि 5 कंट्री मिलकर के क्या करता है कि एनएएम, मतलब कि एनएएम नॉन एलिमेंट मूवमेंट लॉन्च करता है। आपको होमवर्क में है, मतलब कि होमवर्क में गूगल होमवर्क, या गूगल होमवर्क बिल्कुल नहीं, गूगल आपको मैंने पढ़ाया था 2009 में, 9 वाले क्वेश्चन पेपर में। आपको ध्यान करके याद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वापिस आप जाकर के वीडियो लेक्चर देखिए, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको गूगल वगैरह से आंसर बिल्कुल पता नहीं करना है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप अपने ब्रेन पे प्रेशर डालिए, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ पे डायग्राम वगैरह ग्रीन कलर का लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, तो आप उसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हु गिव द स्लोगन टोटल रिवोल्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, एकदम नाम ही काफी है इनका। जयप्रकाश नारायण जी, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी। आप आपके हिंदी बुक में भी है संपूर्ण क्रांति, उनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, सबको पता है, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, सबको पता है, 2019 में भी क्वेश्चन आया, 2019 नहीं 2009 में भी क्वेश्चन आया था। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले साल कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, या 1880, इसी वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मतलब 1885, मतलब 1885 में, और किसके द्वारा, एओयू, एओयू के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्रीज वायलेट द पंचशील बाय अटैकिंग इंडिया, आपको पता है कि 1962 में हमारे भारत पे इंडो चाइना वॉर होता है, ठीक है, इंडो चाइना वॉर 1962 में। तो होता क्या है कि हमारा कंट्री जो है पंचशील वाला प्रोग्राम फॉलो करता है, भैया हम दूसरे देश पे क्या करेंगे, अटैक वगैरह नहीं करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। वही पंचशील में 5 अलग अलग आइडियोलॉजी मतलब विचार वगैरह है। लेकिन हुआ क्या कि हमको लगा कि चाइना वाला हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। लेकिन उस समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन बाद में जाकर के 1962 में वॉर करवा दिया, मतलब 1962 में चाइना हम ही लोग पे अटैक करके बोलता है हिंदी चीनी बाय बाय, ठीक है, एकदम पोपट बन गया था हम लोगों का। खैर कोई नहीं, उसके बाद अब हम लोगों का क्या है कि फितरत है, इंडिया वाले हम लोग भरोसा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो सांप को मार के खाने वाला है, कोरोना फैलाने वाला है, उन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा कि कौन सा कंट्री हमारा पंचशील वाला आइडिया को वायलेट करता है, तो चाइना, प्यारा चाइना, बहुत सुंदर सा चाइना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हु साइन द शिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972, अच्छा शिमला एग्रीमेंट को किसने साइन किया था, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो इनका आंसर बताते हैं, बट पहले शिमला एग्रीमेंट का बेसिक समझिए। 1971 में क्या होता है कि जो हम लोगों का साइड वाला देश है, इसका नाम क्या है, बांग्लादेश, हाँ वही बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, इधर है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश क्या हुआ था कि पहले बांग्लादेश को क्या बोला जाता था, 1971 मतलब 1971 से पहले ये हमारा होता था कौन सा, वेस्ट पाकिस्तान, ये होता था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का ही पार्ट था।
लेकिन 1971 में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से, कुछ क्या बहुत सारा प्रॉब्लम, ये पाकिस्तान वाला जो था, वेस्ट पाकिस्तान वाला जो था, इसमें सारा का सारा रूल रेगुलेशन थोपता था, आ रहा समझ में। इनकी वजह से यहाँ पे एक भयंकर रिवॉल्ट होता है, मतलब विद्रोह होता है। विद्रोह होने की वजह से क्या होगा कि 1971 में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इसको इंडिपेंडेंट दिलाने का काम कौन किया था, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा इंडिया, भारत। तो उसके बाद 1971 के बाद ये जो है, मतलब जो पाकिस्तान का ईस्ट वाला पाकिस्तान था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान किस में बदल गया, हमारा बांग्लादेश में, अभी जो करंटली बांग्लादेश दिखता है, जिनका कैपिटल ढाका है। ढाका ही है ना कैपिटल। उसके बाद देखते हैं उस समय में, हाँ, उसी के बाद मतलब कि 1971 के बाद क्या होता है, पाकिस्तान के साथ इंडिया वगैरह समझौता करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शिमला एग्रीमेंट, 3 जुलाई 1972 में। तो किसके किसके बीच में होता है, एक मिनट देखते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो किसके कहाँ से थे, पाकिस्तान से, और हमारी इंदिरा गांधी जी इंडिया से लीड कर रही थी उस समय में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। बहुत प्यारा स्टेटमेंट है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नहीं जी। कामराज ने, नहीं। इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी ने दी थी स्लोगन कौन सा, गरीबी हटाओ। होता क्या है कि स्लोगन तो देके चले गई इंदिरा गांधी जी, गरीबी हटाओ, और किस इलेक्शन में दी थी, 19 आई थिंक 1970 1977 के इलेक्शन में, शायद शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, 19 आई थिंक भूल रहा हूँ मैं, 1977 के इलेक्शन में दी थी गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। लेकिन गरीबी हट गया, गरीबी नहीं हटा अभी की हमारे कंट्री में, देखिए। ये अब बहुत बच्चा बोलेगा कमेंट में, सर ये कितना सुंदर गरीबी के इंग्लिश में लिखा है, विल वर्क फॉर फूड, होमलेस वगैरह वगैरह, मतलब मैं बेघर हूँ, विल वर्क फॉर फूड, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, किसके लिए, खाना के लिए। तो बाबू सुनो ध्यान से, हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इनको लिख करके पोस्टर बनाया है, ठीक है। ये अंकल अगर इतने पढ़े रहते हैं, इंग्लिश इनको आता, तो कोई जॉब पक्का कर रहे होते हैं। खैर, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, हमारी इंदिरा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, ये हमारा यूएसएसआर से, यूएसएसआर से सुनिए ध्यान से, इसका बेसिक बहुत बहुत शॉर्ट में है, मतलब क्लास 9th में, 9वीं कक्षा में, आप चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था, उसका हिस्ट्री का, क्या था, हाँ, सोशलिज्म, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रशियन रिवॉल्यूशन, इतिहास का चैप्टर, इतिहास का, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा था कि 1900 क्या बोलते हैं, 1917 के आसपास में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है, दो, एगो नवंबर फरवरी रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, एक होता है हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो जो व्लादिमीर लेनिन वगैरह आते हैं 1917 वगैरह में, ठीक है, अप्रैल, लेनिन अप्रैल थीसिस वगैरह देते हैं, लेनिन अप्रैल थीसिस वगैरह देते हैं। तो उन्हीं के बाद क्या होता है, बॉल्शेविक का रूल रेगुलेशन चलने लगता है, कहाँ पे, यूएसएसआर में। तो बॉल्शेविक जी के डेथ होने के बाद, ये बॉल्शेविक, सॉरी, बॉल्शेविक पार्टी का नाम था, माफ कीजिएगा, बॉल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जी का डेथ होने के बाद जो है, पूरा जो है यूएसएसआर का कमांड किसने संभाला था, 1917 के आसपास में, मतलब 1917 के आसपास में। तो देखिए कौन था, जोसेफ स्टालिन, तो यही है। तो जोसेफ स्टालिन ने भी एक संविधान बनाया था पूरा रशिया के लिए। तो वही पूछा जा रहा है कि बताइए कि जोसेफ स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ था। तो 1900 आई थिंक 24 में लगा था, बिल्कुल हाँ, 1924 में ही लगा था, क्योंकि 1923 और 24 के समथिंग के आसपास में जो हमारे व्लादिमीर लेनिन थे उनका डेथ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो स्टालिन संविधान 1924 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 34, यूरोपियन यूनियन कब बना था, तो ये भी मैंने पढ़ाया है आपको 2009 वाले में। आप इसका कमेंट खुद से बताइए, कमेंट में खुद से इसका आंसर बताइए। ये यूरोपियन यूनियन का क्या है, फ्लैग है, ठीक है, ठीक है भाई, सुन ही लो, 1992 में बना था। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसे ट्रीटी के थ्रू बना था, संधि के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज द सार्क एस्टैब्लिश। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, देख सकते हैं पूरा कंट्री सार्क में है। तो कब बना था, ये बना था 1985 में। दक्षेशा, सार्क की स्थापना कब हुई, तो 1985। 36, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड द टेररिस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए, मतलब कि यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ, सबको पता है, ट्विन टावर, ठीक है, ट्विन टावर पे, मतलब ट्विन ट्विन टावर पे जो आतंकवादी हमला होता है, ठीक है। इसको तो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बुक में भी है, पढ़िएगा आप उनमें। अब तो समय नहीं बचा है, नहीं पढ़ना है, जब जब एग्जाम का रिवीजन कीजिए।
तो इनका क्या था, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था, तो वही क्या था हमारा इसका आंसर, हाँ 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर पे जो अटैक हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37, विच इज द मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। ये भी जो है थोड़ा क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, 2010 के हिसाब से पूछा जा रहा है कि बताइए कि एयर सबसे ज्यादा पोल्यूशन वैसा भारत में नगर बताना आपको जहां पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी नगर। तो ये 2010 के हिसाब से डाटा है, ठीक है। तो मैं अभी का बता देता हूँ करंट का। तो करंट में अगर देखिएगा पूरा इंडिया का 2025 के आसपास में, तो सबसे ज्यादा जो अरे यार सबसे ज्यादा जो एयर पोल्यूशन वाला सिटी है उनका नाम सबको पता है, दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हाई है, आप बहुत सारा न्यूज वगैरह में देखते होंगे। तो उस समय के हिसाब से, मतलब 2010 के हिसाब से इसमें हो जाएगा हमारा आंसर कानपुर, ठीक है। कानपुर 2010 के आसपास में सबसे ज्यादा जो है वायु प्रदूषित नगर माना जाता था। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन सभी में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, नेपाल, बिहार, लीग ऑफ नेशन, इन सभी में राज्य कौन सा है। तो राज्य पूछा जा रहा हमारा, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक संगठन है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बिहार एक क्या है हमारा, क्या पूछा जा रहा है हमारा, राज्य, ठीक है, कंट्री बेसिकली पूछा जा रहा है, स्टेट। लीग ऑफ नेशन बिल्कुल नहीं होगा, नेपाल हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। हाँ नेपाल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री होगा, समझे बात को, कंट्री, पूरा देश। तो बताइए कि यूनाइटेड नेशन देश है क्या, नहीं है। बिहार देश है, नहीं नहीं भैया, बिहार तो अथी का मतलब इंडिया का स्टेट है, आ रहा समझ में। और लीग ऑफ नेशन नहीं, लीग ऑफ नेशन भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्र संघ। बचा कौन, हमारे प्यारे नेपाल भैया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39, स्टूडेंट मूवमेंट बिगेन ऑन, मतलब कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी या फिर कहाँ से हुई थी, तो बिहार, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है हमारा बिहार, बिहार से छात्र मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब छात्र आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और बहुत पॉपुलर इवेंट है पटना का गांधी मैदान, ठीक है। और वहां पे बहुत एक फेमस जो पर्सनालिटी थे, फेमस पर्सनालिटी स्पीच दिए थे, उनका नाम बताना है आपको। पता है, नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी थे। तो आपको एक और बताना है कि बताइए हु इज द फाउंडर ऑफ छात्र आंदोलन, या फिर हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट, कि जो भारतीय छात्र आंदोलन हुआ था उनका शुरुआत किसने किया था। आपको कहाँ हुआ बिहार पता चल गया, लेकिन बताना है किसने किया था। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40, व्हेन डिड द कारगिल वार बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ। सबको पता है 1999 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इतना ही क्वेश्चन है, हाँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2010 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। क्या बोलते हैं, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन नहीं था। अब इनके पीछे भी रीजन आपको हर एक वीडियो लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ, पुराना पैटर्न था तो पुराना पैटर्न में जो है पूरा 50% ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, तो इसी वजह से कम ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी आंसर में डाउट है, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट में टाइप करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा यही पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान क्वेश्चन बैंक 2011 का आएगी। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं 2009 का, पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं 2010 का, और पार्ट 3 जो रहेगा वीडियो लेक्चर क्वेश्चन बैंक सीरीज का, उसमें हम पढ़ेंगे 2011 का। तो बने रहे हम लोगों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ऐसे ही हंसते रहें।